वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज मैंने स्टार्ट करी है हिस्ट्री की क्लासेस और ये क्लासेस आपके अब फ़िलहाल तो वैसा कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो अभी आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम आने वाला है अप्रैल में शायद, और उसके बाद आपका लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम की जो कैलेंडर वगैरह के हिसाब से है। ठीक है, फ़िलहाल जो वैकेंसी आई है और आपने फॉर्म फिल करा है, तो उन दोनों में क्या होना है, आपका एक सिंगल पेपर होना है और उसमें आप क्या क्या आएगा, जीके, रीजनिंग और इस तरह की चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो दोनों के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है कि ये हिस्ट्री की, ये जीएस की क्लासेस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चरर का जैसे आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में, मैंने पहले क्लासेस स्टार्ट करी थी तो बीच में बहुत सारे एग्जाम हो गए थे, तो काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लासेस ब्रेक करी थी। ठीक है, अभी काफ़ी सारे एग्जाम हो चुके हैं, तो अभी क्या है, हम फिर से क्या करेंगे, अभी जीएस की क्लास करेंगे। ये दोनों के लिए रहेगी, आपकी लोअर पीसीएस और लेक्चरर के लिए। बाकी जिनका लेक्चरर का एग्जाम है उनके लिए क्या करेंगे, जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा कुछ टॉपिक हो चुके हैं, कुछ टॉपिक जो बचे हैं उनको मैं बाद में कराऊंगी। ठीक है, एग्जाम से जस्ट पहले हम उसे करेंगे नहीं। अगर अप्रैल में एग्जाम की डेट आई है तो मार्च में हम उसे करेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि मेरा खुद का भी एग्जाम है तो पहले जीएस हम करेंगे। तो जैसे मैं अपने को पढ़ रही हूँ वैसे मैं भी आपको साथ में कराऊंगी, तो मतलब हम साथ में तैयारी करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। लोअर का भी मेरा एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए आज मैंने स्टार्ट करा है आपका एंशियंट हिस्ट्री और वेद वगैरह से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैं ये कराऊंगी आपको, ये मैं लूसेंट से कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपने थोरो जो स्टडी करी होगी वो बिल्कुल साइड करके रखिए। अभी आपके पास टाइम इतना होता है कि आप क्या करें, पॉइंट पॉइंट पढ़ें, तो ये मैं लूसेंट से आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आप लूसेंट पढ़ते होंगे तो उसके बाद आपको जो ये एक रिवीजन वगैरह, या आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पिक नहीं कर पाते, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए, बातें बहुत हो गई, हो सकता है आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में प्रयुक्त अगन्या शब्द का संबंध किससे है? 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं और ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग पार्ट है। कोशिश करूंगी मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने ज्योग्राफी भी स्टार्ट करी थी, जहाँ तक आपको ध्यान होगा। हिस्ट्री के मैंने आपको लगभग, मुझे लगता है कि 200 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, और ज्योग्राफी भी मैंने उतनी करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो फिर से मैंने क्या करा है, कोशिश नए सिरे से। ठीक है, तो फिर से हम ज्योग्राफी करेंगे, फिर आज हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऋग्वेद में प्रयुक्त अगन्या शब्द का संबंध किससे है? गाय, बैल, अश्व या हाथी। ठीक है, तो ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका संबंध किससे होता है? आपका गाय को अगन्या यानी न मारने योग्य कहा गया है। गाय को, इसके लिए प्रयुक्त शब्द है आपका यहाँ पे अगन्या। कहीं पे अगन्या भी लिखा गया है या कहीं पे अगन्या भी पूछ लिया जाता है। चलिए, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पार्ट से बनते हैं, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है कि अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन में इसमें ऐड कर दूँ। यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं? होत्र, अधर्वा, अधर्व्यु, अध्वर्यु, गाता या गायक। तो यजुर्वेद, जैसे आप लोगों को सबको जानकारी होगी, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस टाइप से। तो यजुर्वेद क्या है? गद्य एवं पद्य दोनों का वेद है। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को हम कहते हैं आपका अधर्व्यु। और जो एक होत्र है ना, ये ऋग्वेद का जो पाठकर्ता है उसे हम कहते हैं आपका होत्र। जी बिल्कुल, रिसेंट जो नई वाली लूसेंट है वहाँ से मैं आपको ये करवा रही हूँ। ठीक है, किस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है? ठीक है, एक आपका जो वेद है वो मंत्रों से, यानी उसमें मंत्रों की जो ऋचाएँ हैं, ऋचाओं का संकलन उसमें है। मैं ऋचाएँ उसको कहा जाता है मंत्रों को। ठीक है, तो उनका संकलन किस में है? जो यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जाता है सामवेद। और सामवेद क्या होता है आपका? इसमें सिर्फ आपका संगीत वाला जो आपका वेद है वो है आपका सामवेद। को संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सामवेद में क्या है? जो यज्ञों के अवसर पर मंत्र गाए जाते थे उनका संकलन है आपके सामवेद में। चलिए, नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? यहाँ पर हमने चौथा ऑप्शन यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया, तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। मनुष्य जीवन के जो 4 आश्रम है, जैसे 4 आश्रम कौन सा है आपका? सबसे पहले आपका क्या होता है, 25-25 वर्ष की आयु तक होते हैं ना। सबसे पहले आपका उसका ब्रह्मचर्य होता है, फिर आपका गृहस्थ होता है, फिर आपका वानप्रस्थ होता है, फिर आपका संन्यास। 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, तो इनका उल्लेख किस उपनिषद में है? तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाता है वो जाबालोपनिषद में। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जाबालोपनिषद में क्या है आपका? मनुष्य के
जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख है। 108 उपनिषद हमारे पास है। यहाँ पर मिलान करने वाले कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, एग्जाम में जैसे पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा पुराण किस वाले वंश से संबंधित है। 3 यहाँ पे पुराण है और 3 यहाँ पे वंश दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है आपका विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से संबंधित जो भी वंश है, यानी विष्णु पुराण से संबंधित मौर्य वंश से संबंधित जानकारी हमको मिलती है विष्णु पुराण से। ठीक है, विष्णु पुराण से संबंधित वंश आपका कौन सा है? मौर्य वंश। फिर है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। फिर मिलता है हमें वायु पुराण, और वायु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। लूसेंट से काफ़ी जो हमारा लेक्चरर का लेवल है, लोअर पीसीएस का लेवल है, समीक्षा अधिकारी वगैरह के एग्जाम है, तो लूसेंट वगैरह किताबों से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार आप इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम मैच करेंगे। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन से, और वायु पुराण का है आपके गुप्त वंश से। नेक्स्ट है जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाओं का संबंध किससे होता है? सबने पढ़ी होंगी चीज़ें। जातक कथाओं का संबंध होता है बुद्ध के पूर्व जन्म से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आपकी आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि कौन थे जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने, पतंजलि ने क्या लिखी थी? महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य के रचयिता कौन थे? आपके पतंजलि थे। और ठीक है, और ये पुरोहित किसके थे? तो ये थे आपके पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। ठीक है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में जिनकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आया राजदूत कौन सा था? यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर दिखा दिया है। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत आते हैं, यूनानी रोमन राजदूत आते हैं, लेखक आते हैं दरबार में। ठीक है, तो उनमें से बिंदुसार के दरबार में जो आया था वो है आपका डाईमेकस। ठीक है, तो एक डाईमेकस जो राजदूत था वो आया था बिंदुसार के दरबार में। जैसे मेगास्थनीज है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ठीक है, उसी प्रकार जो ये डाईमेकस था ये बिंदुसार के दरबार में आया था। एक और नाम है डायोनिसियस। ये डायोनिसियस आपके अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, फिलहाल हमारे पास क्या था? बिंदुसार के दरबार में आया था डाईमेकस। फिर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आया था आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, सभी जानते होंगे। और ये आया था आपकी 7वीं शती में भारत आता है। ह्वेनसांग का जो भारत भ्रमण वृत्तांत है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? वो भारत में 15 वर्षों तक रहता है और यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ता है। तो यहाँ पर जो भारत भ्रमण करता है उसका वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो जो भारत भ्रमण है ह्वेनसांग का, वो प्रसिद्ध है आपके CU की नाम से प्रसिद्ध है आपका ह्वेनसांग का भारत भ्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अंत में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फिलहाल तो हमारे पास जो जानकारी है कि 4 चीनी यात्री हम जो पढ़ते हैं अपने उसमें, तो 4 चीनी यात्री हैं। एक है आपका फाहियान, एक है आपका संयुगन, एक है आपका ह्वेनसांग और एक है आपका इत्सिंग। तो सबसे अंत में भारत में जो चीनी यात्री आता है, यहाँ पे जो मैंने दिए हुए हैं, इस सबसे अंत में आता है आपका इत्सिंग। ये आता है 7वीं शती के अंत में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग आपके आता है, ठीक है, 7वीं शती के अंत में। ह्वेनसांग आपके आता है 7वीं शती में, यानी 629 के आसपास आता है ह्वेनसांग। तो 7वीं शती के स्टार्टिंग लगभग में आता है। लेकिन जो इत्सिंग आता है वो 7वीं शती के अंत में आता है। उससे पहले आता है संयुगन और सबसे पहले आता है फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके दरबार में आता है आपका फाहियान। ठीक है, फाहियान संयुगन, इनका जो क्रम लगता है, फाहियान पहले, फाहियान फिर आता है संयुगन, फिर आता है आपका ह्वेनसांग और चौथा नंबर पे आता है आपका इत्सिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? अब ये तहकीक ए हिंद जो किताब है, इसके पहले मैं आपको लेखक बता दूं
और इसका एक और नाम बता दूं जिसके लेखक के बारे में सभी जानते हैं, अगर वो नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं तो वो राइटर तो शायद सभी लोग जानते होंगे। तो तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे आपके? ये थे अल बरूनी। और अल बरूनी कौन था? जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या है आपका? सभी जानते होंगे इसका नाम, किताब उल हिंद। ऐसी ही एक कुछ पुस्तक का नाम अभी अपर पीसेस जुलाई में हुआ था, वहां पर भी पूछा गया था। ठीक है, तो किताब उल हिंद जो किताब है, पुस्तक है, वो लिखी थी अल बरूनी ने। और किताब उल हिंद का ही दूसरा नाम क्या है आपका? तहकीक ए हिंद, और जिसका हिंदी अनुवाद होता है भारत की खोज। तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। और अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ डिटेल जरूर दिया जाएगा, तो उन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में वो पूछ लिया जाए। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस में है? कहाँ पे हमें भारतवर्ष पता चलता है कि भारतवर्ष कहाँ लिखा गया है, यानी किस अभिलेख में, किस पुस्तक में, कहाँ पर हमें छपा हुआ लिखा हुआ दिखाई देता है भारतवर्ष? तो सर्वप्रथम जो भारतवर्ष जो है उसका जिक्र यानी उसका उल्लेख है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। मैंने आपको बताया मैं लूसेंट बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आप किसी बहुत अच्छी ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हैं, हिस्ट्री के किसी स्टैंडर्ड बुक से, जो बहुत अच्छे एंशिएंट हिस्ट्री के जो यूपीएससी वगैरह तैयारी करने वाले छात्र होते हैं उस बुक से पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे कोई अदर जानकारी है तो आप मुझे कन्फर्म कर सकते हैं। फिलहाल मैंने लूसेंट से आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो भारतवर्ष का उल्लेख किस में है? हाथी गुम्फा उल्लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में है सर्वप्रथम। ठीक है, और जहाँ तक मुझे आज तक हमने भी लूसेंट पढ़ी है तो लूसेंट की जानकारी गलत नहीं होती है। ठीक है, पाषाणकालीन गर्तावास की जानकारी किस स्थान से मिलती है? गर्तावास यानी गड्ढे में जो कुछ गड्ढा घर होता था। ठीक है, तो पाषाण काल में ये होता था, ये नवपाषाण काल की बात है। ठीक है, तो नवपाषाणकालीन स्थल है एक, तो किस स्थल से हमें गर्तावास की जानकारी मिलती है? जहाँ पे क्या होता था, मनुष्य के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है, और ये कहाँ पे? आपके कश्मीर में है। तो इस स्थान का नाम मैं आपको बता दूं, तो पाषाणकालीन गर्तावास की जानकारी हमें मिलती है बुर्जहोम में, और बुर्जहोम कहाँ पे? आपका ये कश्मीर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? काफी सारे अभिलेखों से हमें पुरातात्विक जानकारियां मिलती हैं, तो अभिलेखों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम कहते हैं आपके इपिग्राफी। ठीक है, इपिग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। अब यहाँ पर कुछ अभिलेख हैं और ये आपको मैच करना है कौन सा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, किस शासक से संबंधित है। सबसे पहला अभिलेख आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐहोल अभिलेख। ये थोड़ा कोई कई चीज़ें ना लिखने में नहीं आती हैं, तो ये है आपका ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख आपका जो है ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। ठीक है, तो किसके अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख है आपका पुलकेशिन द्वितीय। दूसरा यहाँ पर है भितरी अभिलेख। तो भितरी अभिलेख संबंधित है आपके स्कंदगुप्त से। ठीक है, स्कंदगुप्त। ठीक है, पहला है ऐहोल, ऐहोल है आपका पुलकेशिन द्वितीय से, और भितरी अभिलेख है आपका स्कंदगुप्त से। फिर आ गया आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसके बारे में मैंने बताया अभी। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राज खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। और यहाँ पे लास्ट मैंने लिया है आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख शायद सभी जानते होंगे, ये किसका है आपका? ये है आपके समुद्रगुप्त से संबंधित। ठीक है, ठीक है, और समुद्रगुप्त की एक बहुत सिक्के हैं समुद्रगुप्त के, किसमें है? बीणा बजाती हुई उसकी मुद्रा है एक सिक्कों में। तो इससे उससे क्या पता चलता है? संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। पहले एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता था। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप याद कर सकते हैं। चलिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। आहत सिक्कों को भारतीय साहित्य में क्या कहा गया है? भारत में जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उन्हें हम कहते थे आहत सिक्के। ठीक है, तो इनको साहित्य में क्या कहते थे? तो भारतीय साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है? भारतीय साहित्य में आहत सिक्कों को कहा गया है कार्षापण। क्या नाम है इनका? कार्षाप। यहाँ पे थोड़ा सा फिर गड़बड़ हुई है, ये काशार्पण है यहाँ पे। ठीक है, तो काशार्पण कहा गया है आपका भारतीय आहत सिक्कों को भारतीय साहित्य में। चलिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? अब हम यहाँ पर आगे आपके प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूर्व पाषाण काल। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जानवर को वहाँ पर पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने जो आपका उसके बाद धीरे धीरे पुरापाषाण
काल, फिर आपका होता है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इस प्रकार से होते हैं ना। पूरा तीन है ना, आपके जो पाषाण काल है इसके तीन पार्ट है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होता है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, और जब स्थायी निवास की प्रवृत्ति शुरू होती है तो सर्वप्रथम वो एक जानवर को पालतू बनाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है कुत्ता, सर्वप्रथम मनुष्य जिस जानवर को पालतू बनाता है वो है आपका कुत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार क्या था। ठीक है, अब कृषि का आविष्कार होता है धीरे धीरे, तो मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे आग की खोज करता है। ठीक है, उसके बाद वो धातु का प्रयोग करता है। सर्वप्रथम मनुष्य ने जो धातु का प्रयोग किया, सभी जानते होंगे, सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली धातु थी वो क्या थी, आपकी तांबा थी। सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु जो थी वो थी आपकी तांबा, और उसकी द्वारा बनाए जाने वाला जो प्रथम औजार था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, कुल्हाड़ी। तो मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार क्या था, आपका कुल्हाड़ी था। ठीक है, चलिए, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई थी। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई थी। तो जो जो आपका कलाकृति की खोज हुई थी सर्वप्रथम, वो हुई थी यहाँ पे पुरापाषाण कालीन। ठीक है, तो पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज सबसे पहले हुई थी आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पल्लावरम में। ठीक है, और पल्लावरम में ये खोज हुई थी सर्वप्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, इतना नाम क्या है, पल्लावरम में। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी। अब हम आगे सिंधु सभ्यता पे। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी, ताम्र, लौह, कांस्य युगीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो सिंधु सभ्यता होती है वो होती है आपकी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को कहा जाता है आपकी कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता क्या थी, एक सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे सबसे पहले सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो सही आंसर जो है आपका ये है हमारा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी। तो धौलावीरा को 2021 में, ठीक है, कब किया गया, 2021 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया, और इस सिंधु सभ्यता का वह पहला स्थल है जो इस सूची में आया है। नाम क्या है, धौलावीरा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं है, बल्कि कौन सा है, धौलावीरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और धौलावीरा कहाँ पे आपके, धौलावीरा आपके गुजरात में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा। तो राखीगढ़ी आपका होता है हरियाणा राज्य में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपका कालीबंगन, रोपड़, लोथल, सुतकोटरा, आपका बनावली और धौलावीरा, ये किस किस राज्य में पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कि राखीगढ़ी आपका किस राज्य में है, राखीगढ़ी आपका है। और ये जो भारत में जो राखीगढ़ी मैंने लिया है ना, वो इसलिए लिया है क्योंकि भारत में जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का है ना, ये सबसे बड़ा स्थल है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा खोजा गया है, वो खोजा गया है मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। तो जो भारत में सबसे बड़ा स्थल खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा है, आपका राखीगढ़ी। और ये कहाँ है, हरियाणा में, हिसार जिले में। और इसके तट पर जो ये नदी है यहाँ पर जो बहती है, वो घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है आपकी राखीगढ़ी। कहाँ पे, आपकी हरियाणा राज्य में, हिसार जिले में। और सबसे बड़ा स्थल वैसे मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में कौन सा है, राखीगढ़ी। 25 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन थे, शायद इससे सभी परिचित होंगे इस आंसर से। तो सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, बीएमसी दोनों, लोथल और सुतकोटा आपके सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, आपके बंदरगाह थे। और ये कहाँ पे आपके गुजरात में है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल क्या थी। तो सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख फसल थी वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर है ए एवं बी दोनों, यानी गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने लिया नहीं भले ही, यहाँ पे अभी मैंने पढ़ रही थी, तो जो पाषाण काल में था वहाँ पर जो बोई गई पहली फसल थी वो भी गेहूं और
जौ थी, लेकिन ये लिख रहे हैं कि मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो चावल था, लेकिन जो सबसे पहले बोया गया गेहूं और जौ पुरान पाषाण काल, मैं पाषाण काल की बात कर रही हूँ। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारे पास सिंधु सभ्यता का है, यहाँ पे प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगता है, आपको क्लास अच्छी है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके लाइक्स मुझे मिलेंगे तो मैं क्या करूँगी, जो अभी मेरा ये चल रहा है ना सिंधु घाटी सभ्यता वाला, यहाँ से काफ़ी मतलब इसके बाद हमने स्टार्ट क्या करना है, 25% मैंने इसकी कर दी। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी वैदिक सभ्यता वाला, ठीक है, ऋग्वेदीन कालीन और उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे जैन बौद्ध वगैरह वगैरह। तो अगर थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको इस वाले पार्ट से करवाने तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इतना ही करना है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चन वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन वगैरह से, बौद्ध जैन से वगैरह करवा देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।